दोस्तों, कहा जाता है कि हिंदुस्तान में एक साल में करीब 25,000 नई कंपनियां एवरी ईयर लॉन्च होती हैं और इन 25,000 कंपनियों में से सिर्फ 2% कंपनियां ऐसी होती हैं जो पहले साल का सूर्य उदय देख सकती हैं। बाकी सारी कंपनियां बंद हो जाती हैं। बिजनेस स्ट्रैटेजीज बाय विजय सोखी में मैं आज इस गंभीर विषय के ऊपर एक सीरीज का आगाज कर रहा हूं। इस सीरीज के द्वारा मैं आप लोगों को ब्रांड लॉन्चेस के उन चैलेंजेस के बारे में बताऊंगा जो हर एक कंपनी फेस करती है और इन चैलेंजेस के समाधान के ऊपर भी आपके साथ विचार विमर्श करूंगा। तो आइए बिना किसी विलंब के शुरू करते हैं आज का ये एपिसोड। बिजनेस स्ट्रैटेजीज बाय विजय सोखी एक ऐसा यूट्यूब चैनल है जिसकी नींव इंप्लीमेंटेशन के ऊपर रखी गई है। ये मैं इसलिए कहता हूं कि मैं जिस कंपनी को चलाता हूं उसका नाम है शार्प कंसल्टिंग एंड इंप्लीमेंटिंग कंपनी और मेरा ये मानना है कि आप चाहे कुछ भी कर लो, जब तक आप किसी प्लान को बहुत अच्छी तरह इंप्लीमेंट नहीं कर सकते तब तक वो प्लान सिर्फ किताबों में या कंप्यूटर में अच्छा दिखता है। लेकिन जैसे हम इंप्लीमेंटेशन की बात करते हैं वैसे चैलेंजेस स्टार्ट हो जाती हैं। और क्योंकि मैं इंप्लीमेंटेशन के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान रखता हूं, मेरे इस चैनल के द्वारा आप वो कुछ सीख सकेंगे जो आपको कोई आम इंसान नहीं बता सकता, जो किताबों में लिखा नहीं है, जिसे आप सिर्फ एक्सपीरियंस से ही गेन कर सकते हैं। अपने विषय के ऊपर रुक करते हुए आइए हम शुरू करते हैं एक एग्जाम्पल से। हाल ही में हमने एक क्लाइंट को कंसल्ट किया था। जब हमें उनका डेटा मिला, हमने डेटा को एनालाइज किया और डेटा एनालाइज करने के बाद हमने अपनी फाइंडिंग उनको बताई और हमने उनको यह भी बताया कि उनको किन किन बातों का ध्यान रखना है जिससे वो अपने लक्ष्य के प्रति पहुंच सकते हैं। हमारे एनालिसिस में जो एक बात उभर के आई वो ये है कि कंपनी का जो वर्क फोर्स है, जो सेल्स फोर्स है, उसकी जो ऑप्टिमाइजेशन है वो बिल्कुल सही नहीं है। जिसकी वजह से जब हमने उस कंपनी के फाउंडर से बात किया तो उन्होंने हमें कहा कि वो एक सेल्स मीट रखेंगे। अगले दिन सेल्स मीटिंग हुई और सेल्स मीटिंग में हमने उस सेल्स टीम के ऊपर एक प्रेशर डालने की कोशिश की। हम चाहते थे कि उनकी जो सेल्स टीम है वो बिल्कुल टारगेट ओरिएंटेड हो, चाहे वो छोटा ही क्यों ना हो। टारगेट के प्रति कमिटमेंट होना बहुत जरूरी है। और जैसा हमने ये किया वैसे उनकी सेल्स टीम बिल्कुल अनकंफर्टेबल हो गई और जैसे वो अनकंफर्टेबल हो गई, उनके फाउंडर ने हमको कहा कि हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम फिर डिस्कस करेंगे। ब्रेक में सब बाहर चले गए। मैं उनके फाउंडर के साथ बैठा हुआ था और उस फाउंडर ने मुझे ये कहा कि विजय जी, आप अगर इतना प्रेशर डालोगे तो शायद हमारे लोग छोड़ के चले जाएंगे और हमें बहुत दिक्कत होगी। मेरे ख्याल से अभी तक आप लोगों ने अनुमान लगा लिया होगा मैं किस चैलेंज के ऊपर बात कर रहा हूं। किसी भी स्टार्टअप कंपनी को जो पहला चैलेंज फेस करना पड़ता है वो है मैन पावर। और अगर आप इस चैलेंज को बहुत अच्छी तरह एड्रेस कर सकते हो, इसको अच्छी तरह फेस कर सकते हो, आप कोई भी कंपनी बना सकते हो। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि किसी स्टार्टअप को जब एक फाउंडर बनाता है तो वो अपने एम्प्लॉय को बहुत बहला फुसला के रखता है, उसको ज्यादा प्रेशर नहीं देता है, उसको सिर्फ इतना कहता है कि भैया मेरे कंपनी में टिके रहो और जो मैं कहता हूं वैसे करते रहो। लेकिन जब वो फाउंडर अपने टीम को एक डायरेक्शन नहीं दे पाएगा, एक टारगेट नहीं दे पाएगा और उसके अंदर एक ऐसा प्रेशर नहीं क्रिएट कर पाएगा जिससे कि वो कंपनी को नेक्स्ट लेवल तक लेके जा सके, वो कंपनी कभी तरक्की नहीं कर सकती। और एक चीज आप गांठ बांध लो, जो लोग आपके कंपनी में इसलिए काम कर रहे हैं क्योंकि उनको सैलरी और एक्सपेंसेस और बेनिफिट्स टाइम पे मिल रहे हैं, जब कंपनी तकलीफ में आएगी वो लोग सबसे पहले कंपनी को छोड़ के जाने वाले हैं। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ अपनी सैलरी के लिए काम कर रहे हैं। तो सही एम्प्लॉय कौन होता है? सही एम्प्लॉय वो होता है जिसके अंदर एक जज्बा है, एक जुनून है कि वो अपनी कंपनी को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाए। और ये कब हो सकता है? ये तभी हो सकता है जब आप उसको एक टारगेट से बांध लोगे, क्योंकि उसको दिखाई देगा उसको पहुंचना कहाँ है और उसको पहुंचने के लिए जो सही आदमी है वो बहुत कोशिश करेगा। और एक चीज आपको यहां मैं कहूंगा कि बहुत टाइम स्टार्टअप सच में झुक जाते हैं। वो झुकते इसलिए हैं क्योंकि उनको अच्छे लोग नहीं मिलते। आप सोचिए, जब भी हम किसी को जॉब ऑफरिंग के बारे में बात करते हैं, उनका पहला प्रायोरिटी रहेगा कि वो एक एस्टैब्लिश कंपनी के साथ काम करना चाहते हैं। अगर आप उसको बोलेंगे कि भाई स्टार्टअप के साथ काम करो, वो डरेगा, उसको पता नहीं फ्यूचर क्या है। इसीलिए स्टार्टअप जो है वो काफी स्ट्रगल करते हैं मैन पावर ढूंढने के लिए। तो मेरा सजेशन आपको ये है कि जब भी आप अपने बिजनेस को लॉन्च करें तो भले ही आपको कितना वक्त क्यों ना लग जाए, आप एक एक्सपर्ट यानी कि मिनी एक्सपर्ट के साथ काम करें। मिनी एक्सपर्ट का मतलब क्या हो गया कि फर्ज कर लीजिए कि आपने न्यू दिल्ली में अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करना है और न्यू दिल्ली में आपने सोच लिया कि साउथ दिल्ली मेरा एरिया होने वाला है, तो आप वहां पे एक ऐसे बंदे को ढूंढिए
जो वसंत विहार, वसंत कुंज और मुनीरका को बहुत अच्छी तरह जानता हो। ऐसे क्या होगा कि आपको एंट्री भी मिल जाएगी और वो लड़का, क्योंकि उसके अंदर पोटेंशियल है, उसके अंदर जज्बा है, वो कोशिश करते रहेगा कि किस तरह वो ब्रांड को एक नेक्स्ट लेवल पे उसी एरिया के अंदर ले जाए। तो आप ऐसे एक्सपर्ट को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? ऐसे एक्सपर्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए आपको काफी ढूंढना पड़ेगा, और मुश्किल है, लेकिन वो कहते हैं ना, ढूंढने से भगवान भी मिल जाएगा। मैं तो एक एम्प्लॉय की बात कर रहा हूं। तो चैलेंज क्या है? पहला चैलेंज है कि आपको मैन पावर मिलने के लिए दिक्कत हो गई। इसकी सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन पहला तो यह है कि आप एक मिनी एक्सपर्ट ढूंढिए। इसके साथ आप अपने साथ एक कंसल्टेंट या एक एक्सपर्ट को जरूर रखिए, क्योंकि एज अ फाउंडर आपको भी मेंटरिंग की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, और एक कंसल्टेंट या एक्सपर्ट आपको ऐसा सोल्यूशन दे सकता है जिसका आपके पास आंसर ना हो, लेकिन कंसल्टेंट के लिए वो बहुत छोटी सी बात होती है। ये जो छोटे छोटे एक्सपर्ट आपने बनाए हैं, इसमें से आपको एक ऐसा एक्सपर्ट बाहर निकालना पड़ेगा और उसे डेवलप करते हुए एक ऐसे लेवल पे लेके जाना पड़ेगा जो आपके कंपनी को ग्रोथ ट्रेजेक्टरी पे ले सके। तो यहां पर हम समझे क्या? हम समझे ये कि इंस्टेड ऑफ हायरिंग फ्रॉम आउटसाइड, हम अपने टीम में से ही एक ऐसे इंसान को आइडेंटिफाई करें जो हमारे कंपनी को अलग अलग जगह लेके जा सके। जैसे आपको मैंने पहले बताया, आपने साउथ दिल्ली लॉन्च की। साउथ दिल्ली में जैसे आपको सक्सेस मिली, आपने उस बंदे के नीचे दूसरा बंदा डाल दिया और उस बंदे को उठा के अपने वेस्ट दिल्ली में डाल दी, फिर आपने उसको ईस्ट दिल्ली में डाल दी, और इसी तरह आपने पूरा दिल्ली मार्केट को सेट कर दिया। फिर उस बंदे को आपने कहा कि अब आप गुड़गांव लॉन्च करो। जैसे जैसे आप अपने एम्प्लॉय को ग्रोथ दोगे और जैसे जैसे आपका एम्प्लॉय उस सक्सेस को टेस्ट करेगा, वैसे वैसे वो एम्प्लॉय उस कंपनी के साथ बॉन्ड करेगा, और वही एक ऐसा एम्प्लॉय रहेगा जो उस कंपनी को एक बड़े लेवल तक पहुंचा सकता है। ऐसा एक नहीं, ऐसा बहुत लोग आप क्रिएट कर सकते हो, बट उसके लिए आपको हमेशा सतर्क रहना पड़ेगा और आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि टैलेंट कहां पर है। यहां पर मैं आपसे एक गंभीर विषय के ऊपर चर्चा करूंगा। ये ऐसा एग्जाम्पल है जो मेरे सामने घटित हुआ था। एक एम्प्लॉय था जिसने कंपनी को छोटे लेवल से बहुत बड़े लेवल तक लेकर गया। जब कंपनी उस लेवल तक पहुंची तो उस एम्प्लॉय ने अपने बॉस को कहा कि सर, मेरा घर नहीं चल रहा है, मुझे 20,000 रुपीज का इंक्रीमेंट चाहिए। अगर आप ये मुझे दे देते हैं तो मैं कंपनी में और दिल लगा के काम कर सकूंगा, क्योंकि मुझे बाकी चीजों के बारे चिंता करने की जरूरत नहीं है। काफी कोशिश करने के बाद जब उसे वो इंक्रीमेंट नहीं मिला तो वो मजबूर हो गया और उसने अपने रिज्यूम को अपलोड किया। और जैसे उसने अपने रिज्यूम को अपलोड किया, कॉम्पिटिटर ने उसको आइडेंटिफाई किया। बहुत टाइम ऐसा हो जाता है जब कोई एम्प्लॉय किसी कंपनी के लिए बहुत देर के लिए काम करता है तो उसकी इंपॉर्टेंस कम हो जाती है, और उस समय कंपनी को ऐसा लगता है कि अगर ये एम्प्लॉय चले जाता है तो 1-2 महीने के लिए तकलीफ हो जाएगी, उसके बाद सब स्टेबलाइज हो जाएगा। ये 100% सही बात नहीं है। मैं आपको ऐसे बहुत एग्जाम्पल दे सकता हूं जहां पर जब कंपनियां लोग छोड़ते हैं, वो कंपनियां बहुत बुरे पोजीशन में चले जाते हैं। तो उस एम्प्लॉय ने उस कॉम्पिटिटर को ज्वाइन किया, उस कॉम्पिटिटर ने उसे रिस्पेक्ट दिया, उसे वो पैसे दिए जो वो डिजर्व करता था, और इसने अपनी लॉयल्टी को शिफ्ट करके इस एम्प्लॉयर से छोड़ के अपने नए एम्प्लॉयर को दे दी। जब मैंने उसको पूछा कि यार ये कहीं ना कहीं अनएथिकल काम है, बट उसने मुझे ऐसा जवाब दिया जिसके बाद मैं सच में उसको मान गया। उसने कहा कि सर, जब तक ये कंपनी मुझे पे कर रही थी मैं तब तक इस कंपनी के प्रति लॉयल था, लेकिन जब मेरा एसोसिएशन इनके साथ टूट गया तब मेरी लॉयल्टी यहाँ पर शिफ्ट हो गई, और क्योंकि ये मेरा ख्याल रख रहे हैं तो मेरा फर्ज बनता है मैं इनका ध्यान रखूं। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये एक बहुत बड़ी सीख है कि जब तक हम किसी के साथ एसोसिएटेड रहते हैं हमारी लॉयल्टी उनकी होती है, लेकिन जैसे हम शिफ्ट हो जाते हैं तो हमारा फर्ज बनता है कि हम अपने नए कंपनी के लिए लॉयल हो, चाहे वो हमारे पुराने कंपनी की कॉम्पिटिटर क्यों ना हो। तो इसीलिए आप अपने एम्प्लॉय को संभाल के रखिए। मैं आपको सच में कहता हूं, उसकी पुरानी कंपनी बहुत तकलीफ में आ गई, उनके बहुत मार्केट्स बंद हो गए और इस कंपनी को बना बनाया मार्केट मिल गया। तो आज के एपिसोड में हमने जो डिस्कस किया है, अगर मैं उसको पॉइंटर्स में लेके जाऊं तो पहला पॉइंट हमने ये डिस्कस किया कि किसी भी स्टार्टअप को सक्सेस की ओर ले जाने के लिए एक एम्प्लॉय का बहुत बड़ा हाथ है। वो कहते हैं ना, एन एम्प्लॉय कैन आइदर मेक अ कंपनी और ही कैन ब्रेक अ कंपनी। सेकेंड पॉइंट, हम इस बात पे भी एग्री करते हैं कि जब भी एक स्टार्टअप मैन पावर ढूंढती है तो उसे बहुत तकलीफ होती है। तीसरा पॉइंट, अगर हम अच्छी तरह ढूंढते हैं तो हमें मिनी एक्सपर्ट तो मिल ही जाएंगे।
चौथा पॉइंट, जब हमें ये मिनी एक्सपर्ट्स मिल जाते हैं तो हम इनको डेवलप कर करके एक बहुत बड़ा एक्सपर्ट बना सकते हैं, और जैसे वो बड़े होते हैं वैसे स्टार्टअप्स भी बड़े होते हैं। पांचवा पॉइंट, जब आपको एक अच्छा एम्प्लॉय मिल जाता है तो आप उसको किसी भी कीमत पर रिटेन करिए, वो चाहिए वो आप उसको दीजिए, और रिटर्न में वो एम्प्लॉय आपको वो चीज देगा जिसकी आपको सख्त जरूरत है, और वो है बिजनेस ग्रोथ। आशा करता हूं आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगले एपिसोड में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट।